एक चीज़ जो हमने हमेशा अपने लाइफ में ऑब्जर्व करी होगी कि अगर आज से 10 साल पहले एक चीज़ की प्राइस 100 रुपये हुआ करती थी तो शायद आज वो बढ़ के 120 या 130 रुपये हो चुकी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं मार्केट में जाता हूँ एक समोसा खरीदने तो शायद वो मेरे को केवल 10 रुपये का पड़ता है, बट आज से 5 साल पहले शायद वो मेरे को 5 रुपये का पड़ता, या उससे 5 साल पहले शायद 3 रुपये का। और इसे हम लोग लेमन टर्म्स में कहते हैं महंगाई, या फिर इंग्लिश में इन्फ्लेशन। बट कभी आपने जानने की कोशिश की है कि महंगाई होती क्यों है, मतलब इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्या इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है, और फाइनली हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए टिल द एंड। तो सबसे पहले अगर हम इन्फ्लेशन की डेफिनेशन को देखें, सो इन्फ्लेशन इज द मेजर ऑफ हाउ मच एक्सपेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज हैव बिकम ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर। इसका मतलब वही कि एक कंट्री में एक सामान की प्राइस कितनी बढ़ चुकी है, उससे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लीजिए। सपोज एक कंट्री में सारी चीज़ों की एवरेज प्राइस 100 रुपये थी, बट अगले साल वो प्राइस बढ़ के 110 रुपये हो जाती है, तो उस कंट्री में महंगाई यानी इन्फ्लेशन कितना हुआ? 10%। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट अल्टीमेटली हमारे पैसे की वैल्यू कम ही होती जा रही है ओवर द ईयर्स। तो अगर आज आप 100 रुपये सेव करके रखते हो अपनी गुल्लक में, तो शायद अगले साल वो 90 रुपये ही रहे। सो हम जैसे एवरेज इंसान कर क्या सकते हैं इसके लिए, इसका सोल्यूशन हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन होने के पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे बेसिकली 3 कारण हैं, आइए एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ने का इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं हमारी इकोनॉमी के 2 इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। जैसे जैसे एक प्रोड्यूसर एक सामान को प्रोड्यूस करते हैं, वैसे वैसे कंज्यूमर उसको कंज्यूम करते हैं, और ऐसे ही चलती है हमारी बेसिक इकोनॉमिक साइकिल। बट सपोज कीजिए अगर उस प्रोड्यूसर के लिए वो सामान बनाने की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ना, या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ना, तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली उस बढ़ी हुई कॉस्ट को कंज्यूमर पे पुश कर देगा बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लीजिए। सपोज कीजिए मेरा समोसे बनाने का बिजनेस है, तो मुझे पता है कि एक समोसा बनाने के लिए मुझे आलू चाहिए, मैदा चाहिए और ऑयल चाहिए। अब अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मैं उस कॉस्ट को कंपेंसेट करने के लिए समोसे की प्राइस बढ़ा दूंगा। सपोज आज समोसे की प्राइस 10 रुपये है, तो शायद मैं उस प्राइस को 15 रुपये कर दूंगा। तो यहाँ इन्फ्लेशन कितने का हुआ? 50% का। और ये इन्फ्लेशन किसकी वजह से हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से। तभी इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से हुआ है। तो सेकेंड रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ने का इज इंक्रीज इन डिमांड। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक मूवी टिकट है जिसकी प्राइस 100 रुपये है और केवल 100 ही टिकट अवेलेबल है, तो 100 लोग उसको 100 रुपये में आराम से खरीद सकते हैं। बट अगर अब उससे 200 लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उस टिकट की प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ऐसा ही कुछ होता है रियल लाइफ इकोनॉमिक्स में। अगर किसी भी कमोडिटी या पर्टिकुलर थिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस भी अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगी। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो आई होप आपको ये दोनों रीजन समझ में आए होंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ता क्यों है। एक होता है प्रोडक्शन कॉस्ट की बढ़ने की वजह से, और दूसरा होता है डिमांड बढ़ने की वजह से। तो चलिए अब हम थर्ड रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। सरकार के पास लिटरली ये तरीका होता है कि वो इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो आइए जान लेते हैं कि सरकार के पास ऐसे क्या 3 तरीके होते हैं जिससे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला तरीका है टैक्स रेट्स। अगर सरकार टैक्स रेट्स बढ़ा देती है, तो लोगों के पास सेविंग्स कम होंगी, वो स्पेंड कम करेंगे, अल्टीमेटली डिमांड कम होगी, तो इन्फ्लेशन भी घटेगा। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है टैक्स रेट्स घटाने पे, डिमांड बढ़ती है जिससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो दूसरा तरीका जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है इस रेपो रेट। आरबीआई जो हमारी सेंट्रल बैंक है, वो हर साल एक रेपो रेट जारी करती है, मतलब एक ऐसी इंटरेस्ट रेट जिसपे वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देगी। अब अगर वो रेपो रेट ज़्यादा है, तो कमर्शियल बैंक्स के लिए आगे लोन पास करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिससे डिमांड कम होती है और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन घटता है। और अगर वो रेपो रेट कम है, तो कमर्शियल बैंक आसानी से लोन पास कर सकती है, जिससे डिमांड ज़्यादा होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अब आप बोलोगे भाई आरबीआई जानबूझ के इन्फ्लेशन बढ़ाती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आरबीआई का केवल एक सोल मोटिव है कि वो डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े विथ हेल्दी इन्फ्लेशन। इसको आप आने वाले सेक्शन में अच्छे से समझ जाओगे।
तो चलिए थर्ड तरीके के बारे में बात करते हैं टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज बाय कंट्रोलिंग मनी फ्लो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सरकार के पास पूरा कंट्रोल होता है कि उन्हें कितना पैसा छापना है और कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट करना है। अगर सरकार ज़्यादा ही पैसा सर्कुलेट करती है तो क्रिएट हो जाता है इन्फ्लेशन। अब आप बोलोगे ज़्यादा पैसा आने से इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होता है, तो इसको समझने के लिए आप हाइपर इन्फ्लेशन स्टोरी समझिए जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट मुगाबे ने अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ और डिमांड बढ़ाने के लिए पैसे छापना शुरू कर दिए, लेकिन हद तो तब हुई जब उन्होंने इतना पैसा छाप दिया कि हर एक सिटीजन ऑफ जिम्बाब्वे एक ट्रिलियनियर बन चुका था और उन्होंने इवन $100 ट्रिलियन का भी नोट छाप दिया था। तो इससे क्या हुआ, डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन सप्लाई तो अभी भी लिमिटेड थी। तो होना क्या था, हुआ हाई अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ हम बात करते हैं कि 6 से 7% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इंडिया में ऑन ईयरली बेसिस। वहाँ जिम्बाब्वे में 2008 में अराउंड 81 बिलियन % इन्फ्लेशन बढ़ रहा था ऑन मंथली बेसिस। तो मैं आपको बता नहीं सकता कि किस रेट पे प्राइसेस बढ़ रही थी ऑन इवन डेली बेसिस। एंड आफ्टर दिस इन्फ्लेशन देयर इकोनॉमी वाज लिटरली क्रम्पल्ड। तो शायद आप यहाँ से जान गए होंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है और हाई इन्फ्लेशन एक कंट्री के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब अगर इन्फ्लेशन इतनी ही गंदी चीज़ है तो क्यों ना सरकार कुछ ऐसे मेजर्स ले जिससे हमारी इकोनॉमी नेगेटिव इन्फ्लेशन में चले जाए, मतलब सारी चीज़ों के दाम घट जाएं। फ्रैंकली बताऊं तो ये इकोनॉमी के लिए और ही ज़्यादा खतरनाक है। अब कैसे, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन क्रिएट होने लगा तो लोग अपना पैसा मार्केट में क्यों लगाएंगे। लोग तो यही सोचेंगे ना कि आज अगर हमें कोई चीज़ 10 रुपए की पड़ती है तो शायद वो कल 7 रुपए की पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, हमारे मनी की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी ओवर द टाइम। सो हम लोग क्यों स्पेंड करें। सो इससे क्या होगा, मार्केट में स्पेंडिंग कम हो जाएगी, बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जाएगी। और नेगेटिव इन्फ्लेशन से बोरोवर्स के लिए प्रोसेस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज अगर आज आप किसी से 100 रुपये का लोन लेते हो विद 10% इंटरेस्ट, तो जनरली आप ये सोचते हो कि मुझे 110 नहीं बल्कि 105 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन खा जाएगा, मेरे पैसे की वैल्यू भी तो गिरेगी। बट अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन होता है तो अब आपको 105 नहीं, 110 नहीं बल्कि 115 रुपये देने पड़ेंगे, बिकॉज आपके पैसे की वैल्यू अब एप्रिशिएट होगी ना कि डिप्रिशिएट। सो ये बोरोवर्स के लिए और ही ज़्यादा घाटे की डील है। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट बोथ हाइपर इन्फ्लेशन एंड नेगेटिव इन्फ्लेशन आर रियली वेरी बैड फॉर द कंट्री। हमेशा एक कंट्री को ट्राई करना चाहिए कि वो एक हेल्दी इन्फ्लेशन के संग आगे बढ़े, जो कि रफली 2 से 3% होता है। सो ये तो थी होल स्टोरी अबाउट इन्फ्लेशन। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था दैट सेवर्स आर द रियल लूजर्स। अगर आप अपने पैसे को सेव करते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने पैसे को जला रहे हो। सो बेटर start investing in something which gives you more than inflation. I hope you like the video. Please share the video, subscribe the channel, and I will meet you in the next one. Till then, bye bye.